Hi dear students, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So without any further ado, let's dive straight into the PPTs and see what we have to study today. So इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पढ़ा था काफ़ी अच्छे से, और वर्क स्टडी देखी थी कि वर्क स्टडी होती क्या है। वर्क स्टडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है आपका, जिससे हम फेट स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के फॉर्म में पढ़ते हैं। वो 4 टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि वर्क स्टडी में हमने पढ़ा क्या था। वर्क स्टडी में हमने देखा था कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है हमें एट मिनिमम कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन हमको मैक्सिमाइज कैसे करना है कॉस्ट को कम रखते हुए, ताकि प्रॉफिट जो है हमारा वो इवेंचुअली इंक्रीज हो। इसको देखने के हमारे पास 4 तरीके हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं फेट स्टडी क्या होती है। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे टेलर कहना क्या चाहते हैं? A person is bound to get tired when he is performing a job for long period of time. There is always need for rest interval. Taylor suggested that the time period and frequency of rest interval should not decide by the wish and experience of managers, but to give a scientific approach. Fate study must be conducted. अब कहने का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन कोई भी जॉब को, किसी भी काम को परफॉर्म कर रहा है किसी लंबे टाइम ड्यूरेशन से, तो उसको क्या चाहिए होता है? रेस्ट इंटरवल्स चाहिए होते हैं। अब टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो रेस्ट इंटरवल्स हैं, जो भी टाइम पीरियड है हमारा, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी है, जिसके रेस्ट इंटरवल्स हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि मैनेजर जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा कि उसको कब लंच के लिए बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब वो रेस्ट देगा, कब नहीं देगा, कितने वर्कर्स को रेस्ट मिलेगा, कितने वर्कर्स को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी काम मैनेजर अपनी विलिंग के हिसाब से नहीं करेगा। इसको करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है साइंटिफिक अप्रोच, जिसको हम फेट स्टडी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, To conduct phase study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job and note down the time when the worker starts getting tired and when his efficiency levels start decreasing. Then give him a break. This time can be noted to decide frequency of rest interval, and during break, after how much time the worker become fresh to rejoin the work can be the time for the rest interval. So if frequency and the time of the rest interval is fixed by observing workers, definitely it will be more scientific. अब टेलर ये कहते हैं कि ये फेट स्टडी जो है इसको बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए वो ये कहते हैं कि एवरेज जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करके हम ये देखेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी इफ़िशियंसी कब डिक्रीज होने लगती है। एक मान लो वो पिछले 3-4 घंटे से काम कर रहे हैं, अब वो थक रहे हैं। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता चलेगा अब क्या हो रहा है कि वर्कर्स हमारे जो हैं उनको थकान हो रही है। तो हमें एक टाइम ड्यूरेशन पता चल गया ना कि मिनिमम 3 से 4 घंटे के बाद वर्कर्स जो हैं उनकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, वो थकने लगते हैं, तो उनको क्या चाहिए? रेस्ट की ज़रूरत है। तो एक चीज़ हमें क्या पता चली कि 3 से 4 घंटे में उन्हें रेस्ट चाहिए। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे कि कितने टाइम का रेस्ट चाहिए ताकि वो दोबारा से अपनी इफ़िशियंसी को गेन कर सकें और अपने काम में वापस जा सकें। ये भी चीज़ें देखनी है। तो इससे क्या डिसाइड होगा फिर कि रेस्ट का इंटरवल कब देना है और कितने मिनट का देना है, ताकि जो हमारा वर्कर है वो दोबारा से फ्रेश फील करके रीजॉइन कर सके। यही है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स आपको देने हैं अपने वर्कर्स को। एक तो रही ये एग्जाम्पल। दूसरा, इफ देर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर वर्क का 3 शिफ्ट है, मतलब 3 शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, इफ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर्स गेट टायर्ड, ही कैन बी असाइंड फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 3 शिफ्ट है मान लो,
अगर जो बंदा फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है वो उसके बाद बहुत ज़्यादा थक जा रहा है तो सेकेंड शिफ्ट में हम उसे क्या दे सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, और थर्ड शिफ्ट में हम उसे काम पे वापस बुला सकते हैं। अब एक शिफ्ट भी अगर आपका लंबा लंबा चल रहा है, 8 9 10 10 घंटे की एक शिफ्ट हो रही है, तो बीच में उनको छोटे छोटे पॉज या रेस्ट इंटरवल दे सकते हैं ताकि वर्कर्स की इफिशियंसी क्या हो, वो बढ़ जाए। तो ये क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, किस लिए, वर्कर्स की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वर्कर्स की इफिशियंसी बढ़ेगी ना तभी जाके प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और सेकेंड पॉइंट जो हमारा था फेज स्टडी के बाद, मेथड स्टडी, उस पर ध्यान देते हैं। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। ठीक है, कोई एक ऐसा बेस्ट मेथड जिससे कि हमारा जॉब जो है, जो काम जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। on the criteria of keeping the cost minimum and making the maximum use of resources। और काम अच्छी तरीके से हो पाए ये किस क्राइटेरिया पे देखेंगे हम, कि हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे और जो भी हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो मैक्सिमाइज होते रहें। थर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली इज डेवलप्ड बाय टेलर विच इज फॉलोड बाय फोर्ड मोटर्स सक्सेसफुली। अब कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली क्या है ये हम आगे देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि मेथड स्टडी में और क्या चीजें हैं देखने लायक। The method study technique is a scientific management is conducted to find out one best method or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization। सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई, क्या करना है हमें, परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। परफॉर्मेंस इंक्रीज कैसे करनी है, कॉस्ट को कम रखते हुए और रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए। Taylor suggested that method of production should not be decided by the rule of thumb method, but all the methods must be tried in the organization and the one which brings maximum benefits with minimum cost must be selected। अब टेलर ये कहते हैं कि रूल ऑफ थंब की तरह, डिक्टेटरशिप की तरह हमें कोई भी मेथड को अपनाना नहीं होता है। हमें क्या करना है, हर मेथड को ट्राई और टेस्ट करना है और जो भी मेथड हमारी कंपनी में बेस्ट काम करता है उसी को सिलेक्ट करना है। To determine the best way, there are certain parameters right from procurement of raw material till the final product is delivered। और ये देखने के लिए कि कौन सा मेथड हमारे लिए सबसे बढ़िया काम कर रहा है उसके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए हैं। किसने, टेलर ने, जिसमें हम रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरी जब हमारे कस्टमर तक हो जाती है, यानी रॉ मटेरियल खरीदने से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरी जब तक कस्टमर तक होनी जाएगी तब तक की पूरी स्टडी करेंगे। टेलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। और असेंबली लाइन की जो बात हो रही है वो भी टेलर ने डेवलप किया था। कब टेलर ने ये डेवलप किया, मेथड स्टडी पे काम करते करते। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब बेसिक मेथड स्टडी का काम क्या है कि कॉस्ट को कम करना, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, क्वालिटी जो है हमारी प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, आपका कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर इशू है, मेजर पॉइंट है फोकस का मेथड स्टडी में। फोर्ड मोटर यूज दिस कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली। और फोर्ड मोटर्स जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को, किसको, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी अ लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंटेंसिव मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन, शूज का प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, एक है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, जिसमें हम लेबर फोर्स को ज्यादा रखते हैं और कैपिटल को कम रखते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जिसमें हम पैसे यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं और लेबर कम होता है। टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड्स एंड कंपेयर बोथ द मेथड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। अब लेबर इंटेंसिव अच्छा है या फिर कैपिटल इंटेंसिव अच्छा है, इसको देखने के लिए कंपनी क्या करेगी, दोनों ही तरीकों से कॉस्ट को एनालिसिस करेगी। ठीक है, कि कॉस्ट कितना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना आएगा, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होंगे, सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद कंपनी क्या करेगी, जो भी बेस्ट मेथड होगा, बेस्ट मेथड कैसे दिखाएंगे हम, जिसमें कॉस्ट कम लग रही हो, रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो। द मेथड विच इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट एंड
exploits maximum resources must be selected as the best method of production, और उसी मेथड को फिर बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जिसमें हमने फेज स्टडी और मेथड स्टडी को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बारे में। टाइम स्टडी क्या है? टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी से पहले हम देखते हैं, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी आर। क्यों टाइम स्टडी को कंडक्ट किया जाता है? ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे, टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। एक स्पेसिफिक काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है, इसको ढूंढने के लिए हम टाइम स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को क्या टारगेट देना है, कितने स्पेसिफिक टाइम में कितने काम उनको कंप्लीट करना है। जैसे 1 घंटे में कुछ उनको प्रोडक्शन का टारगेट दे दिया कि 50 यूनिट आपको प्रोड्यूस करने ही करने हैं, या 10 यूनिट आपको प्रोड्यूस करने ही करने हैं, इस टाइम का टारगेट। ठीक है, कि स्टैंडर्ड टारगेट क्या सेट होना चाहिए। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू परफॉर्म अ जॉब, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपको चाहिए स्टैंडर्ड, किस लिए, एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट कैटेगरी, और जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, एक है इफिशिएंट, दूसरा है इनइफिशिएंट। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया। ऑब्जेक्टिव पता करने के बाद टेलर ये सजेस्ट करते हैं दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन will and wish of the managers, but time study must be conducted to determine the standard time scientifically। यानी यहाँ पे भी टेलर ने यही कहा है कि कोई भी काम, ठीक है, टाइम जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिसाइड करने का काम मैनेजर के विल पे नहीं होना चाहिए, मैनेजर की इच्छा पे नहीं होना चाहिए, या इंस्टीट्यूशन पे नहीं होना चाहिए, इसको भी हमें साइंटिफिकली हैंडल करना पड़ेगा। टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू observe an average worker when he is performing the job with a stop watch in hand and note down the average time taken by the worker in completion of job। यानी टेलर ये कहते हैं कि हाथ में एक स्टॉप वॉच लेके आप देखिए कि एक स्पेसिफिक काम जो आपने किसी भी वर्कर को दिया है, वो वर्कर वो काम को कितने टाइम ड्यूरेशन में खत्म कर पा रहा है, और उसको नोट डाउन कीजिए। टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशंस फॉर 100 टाइम्स एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम। और टेलर ये नहीं कहते हैं कि आप एक बार में ही आपने स्टॉप वॉच लगा के देख लिया और आप उसी के बेसिस पे डिसाइड कर दो, नहीं, उन्होंने कहा है मिनिमम आप 100 टाइम्स कीजिए यही काम कि वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, आप स्टॉप वॉच लेके खड़े हो कि कितना टाइम लग रहा है, 100 बार का आपने निकाल लिया, फिर आप एवरेज टाइम निकालिए कि कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से एवरेज टाइम के हिसाब से वर्कर्स को टाइम दिया जाएगा। दिस टाइम शुड बी considered the average time of performance of the job. Keeping this time in mind, the targets of the workers should be fixed and the workers who are able to achieve their targets in standard time are average workers। अब जो average time हमने निकाला ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, वो एवरेज टाइम ही स्टैंडर्ड टाइम हमें सेट करना है वर्कर्स के लिए, और ये देखना है कि कौन सा वर्कर जो है उस एवरेज टाइम में अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो वो एवरेज वर्कर है। इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज एन इफिशिएंट वर्कर। अगर वो एवरेज टाइम जो आपने टाइम दिया है उसमें काम पूरा कर रहा है तो वो एक एवरेज वर्कर है। अगर टाइम खत्म होने से पहले वो काम कंप्लीट कर दे रहा है तो वो इफिशिएंट है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो क्या है, इनइफिशिएंट वर्कर है। तो जब आप इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर लोगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको कौन से वर्कर्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो जो वर्कर्स इनइफिशिएंट होंगे उनको हमें इफिशिएंट की कैटेगरी में, या जो एवरेज हैं उनको इफिशिएंट की कैटेगरी में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या कहा गया है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अ जॉब। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वर्कर्स की मूवमेंट जब वो कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ठीक है, प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट दोनों को क्या करना, डिटरमाइन करना, पता लगाना। ठीक है, और फिर अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट जो हमारा होगा उसको कट डाउन करना। ठीक है, टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मैक्सिमाइज द अनप्रोडक्टिव टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। और ऐसे टूल्स का इक्विपमेंट्स का यूज करना जिससे कि हमारा जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वो कम हो सके, उसको हम कट कर सकें।
ठीक है. To conduct motion study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job and note down all the movement he is doing. How many times he is getting up from his place and how many times he is bending down, etc. Repeat it for 100 times with different workers. After writing all the movements, classify them in the productive and unproductive movement and make the strategies to cut down or minimize the unproductive movement. Taylor and his associate were able to reduce motions in brick layering from 18 to just 5. Taylor demonstrated increase in productivity by 4 times in this process. ठीक है. अब यहाँ पे टेलर कहना क्या चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जो हमारा वर्कर है वो कोई भी काम करने में कितनी बार झुक रहा है, कितनी बार उठ रहा है, कितनी बार काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है. सेम जैसे टाइम स्टडी में हमने अलग अलग वर्कर्स पे 100 टाइम्स किया था, वैसे ही 100 टाइम्स यहाँ करना है और ये देखना है कि वर्कर्स की कौन सी मूवमेंट प्रोडक्टिव है और कौन सी अनप्रोडक्टिव है, कौन सा काम करने के में उनको जो है मदद मिल रही है और कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है. ठीक है. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. While observing an average worker, if it is observed that workers has to bend frequently to pick up the tools from the toolbox placed under his table, then the stool can be placed near his seat to keep the toolbox so that worker does not waste his energy in bending again and again. Same energy can use for improving his production capacity और efficiency level. जैसे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसकी टेबल के नीचे टूल बॉक्स रखा हुआ है और उसको बार बार अपनी चेयर से उठना पड़ रहा है, टूल बॉक्स से टूल निकालना पड़ रहा है और वापस वो अपने काम पे जा रहा है, फिर वो ये देख रहा है कि उसको दूसरे टूल की जरूरत है, फिर वो टूल वहां से उठा रहा है और फिर दोबारा काम पे जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है. तो हम क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स को उसके चेयर के आसपास कहीं रख सकते हैं, टेबल के नीचे रख के कोई और अच्छी जगह पे रख सकते हैं, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो वहां वेस्ट ना हो और जो भी टाइम बच रहा है उससे वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में लगा सके. ठीक है. तो यहां हमने पढ़ा कौन कौन सी चीजें, मोशन स्टडी, फेज स्टडी, टाइम स्टडी और उसके अलावा मेथड स्टडी, जो कि वर्क स्टडी के पार्ट थे, जिसमें कि टेलर ने हमें बताया है कि कैसे साइंटिफिकली हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का यूज बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो बढ़ सके. ठीक है. तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं. कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो कि टेलर ने सजेस्ट किया था. उसके अलावा मेंटल रिवोल्यूशन के बारे में टेलर ने क्या क्या सजेस्ट किया है. इसी के साथ एडवांटेज साइंटिफिक मैनेजमेंट के और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो. सो मच लव, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.